नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट पर है हीरोपंती 2 और हीरोपंती 2 के हीरो। लेकिन आप मुझसे कहेंगे कि आप हीरो क्यों बोल रहे हो, फिल्म में तो वो विलेन का किरदार निभा रहे हैं। भले ही वो विलेन है लेकिन रियल लाइफ में आपने उनको हीरो भी देखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज हमसे बात करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि आप फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आप बचपन में सिनेमा देखते हैं तो आप हमेशा हीरो ही बनना चाहते हैं, कभी विलेन नहीं बनना चाहते। कभी ऐसा हुआ कि जब आपने सिनेमा देखा हो और किसी विलेन को देख के आपने कहा कि यार मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ऐसा विलेन बनना है? ऐसा तो नहीं देखा, क्योंकि वाकई हीरो ही बनना चाहते हैं अपनी लाइफ का लोग, राइट, अपनी फिल्म का। जी। बट आई थिंक मुझे लगता है कि हीरो का भी पहले जैसे बोलते थे ना कि विलेन से सब नफरत करते हैं और विलेन को ऐसा होना चाहिए कि सब उसको नफरत करें। बट मेरा मानना है कि विलेन का ऐसा रोल करो कि लोग प्यार करने लगे आपको। क्या बात है जी। तो अगर इस फिल्म के बाद लोग अगर विलेन बनना चाहेंगे तो उसमें मेरे लिए और अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो थोड़ा सा गर्लिश कैरेक्टर आप इस फिल्म में कर रहे हैं, ये जो फीडबैक था कैरेक्टर के बारे में, जाहिर सी बात है डायरेक्टर की तरफ से आया होगा, लेकिन खुद को उस किरदार में देखना, क्योंकि आप जनरली रफ टफ टाइप के शख्स हैं, तो आपको इस खुद पे सरप्राइज हुआ था, उन पे सरप्राइज हुआ था कि आपके बारे में ऐसा सोचा गया कि ये किरदार आपसे कराया जाए, और जब आप करने लगे इसको तो आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी खुद से? आई थिंक मैं फॉर्चुनेट हूं मैं इस मामले में कि लोग अलग अलग किरदार में मुझे देखते हैं। कोई मंटो में देख रहा है, कोई ठाकरे में देखता है, कोई हीरोपंती में, कोई नो लेंसमैन जो मेरी फेस्टिवल की फिल्म है। तो ये एक एक्टर को इनरिच ही करती हैं सारी चीज़ें कि हर आदमी की सोच जो आपको ले के बहुत अलग अलग है। जब मुझे ये कैरेक्टर सुनाया गया तो उसका नाम बताया लैला है, तो वहीं पे मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर लैला है, तो वहीं से क्लू मिल गया मुझे कि ऐसा हो सकता है इसमें। फिर फाइनली मैजिशियन है ये पता चला, फिर उसका ग्राफ पता चला, स्टोरी सुनाई गई मुझे, तो मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ परफॉर्मेंस के लेवल पर बहुत कुछ किया जा सकता है। एनीवे लुक तैयार हुआ, मेरे बाल रेडी हुए। फाइनली जब मैंने फोटो देखा, अपने आप को देखा, तब उसमें मुझे चीज़ें दिखाई देने लगी और मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा फेमिनिन टच लाया जाए। तो डिस्कशन हुआ अहमद भाई से और सारी चीज़ें तय की गई कि भाई ये इस तरह का रहेगा, ये खाका इसका। 31 मार्च की रात हर हिंदुस्तानी गुड नाइट बोल के सोएगा और हम पूरे इंडिया के बैंक अकाउंट्स हैक करके सारा पैसा। ऑन ए लाइटर नोट, ना जब भी आप कोई फिल्म करते हैं किसी भी स्टार या हीरो के साथ, जैसे इसमें टाइगर है, सलमान के साथ आपने काम किया है सब, तो हर एक स्टार के साथ कोई चैलेंज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर की अगर हम बात करें, ही इज वेरी गुड इन डांस और एक्शन, है ना, और बीइंग ए विलन ऐसा होता है कि आपको मैच करना पड़ता है इन डांस, एक्शन और डांस में कभी मैच नहीं कर सकता। हाँ, फिर भी मतलब अगर ये, क्योंकि आपके सीन्स होंगे 100% जहां पे आप फाइट कर रहे हैं, तो आपको एक डायरेक्टर की तरफ से ये तो होता है कि हाँ भाई एक लेवल तक लाना है, क्योंकि एक लेवल हर फिल्म को एक सुर में बांधा जाता है। सो कोई ऐसा चैलेंज होता है कभी स्टार को देखते हुए या जिसके सामने आप खड़े काम कर रहे हैं उसके साथ? देखिए, विलन के साथ और बहुत सारी फोर्सेस जुड़े रहती हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं। तो भैया पहले इनसे लड़ो, उसके बाद मेरे तक आना। पहले मेरी प्रजा से लड़ो आप। स्टार्ट तो नहीं किया। मगर अगर मैं डांस की बात करूं, हाँ, नहीं आप रियल लाइफ में डांस एंजॉय करते हैं या फिल्म में अगर आपको डांस दिया जाए तो आप एंजॉय करते हैं? मैं रियल लाइफ में ना तो एंजॉय करता हूँ, फिल्म में करवाया जाता है इसलिए कर लेता हूँ, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मैं एंजॉय नहीं कर पाता हूँ डांस, क्योंकि बहुत शुरू से जो है ना एक ब्लॉकेज बने हुए थे। जैसे लोग रियल लाइफ में शादी ब्याह में डांस कर लेते हैं, आई एम सॉरी, मैं तब भी नहीं किया। और ये जैसे पार्टी वार्टी हो रही है दोस्तों की, उसमें डांस कर लिया, उसमें भी मैंने कभी नहीं किया। लेकिन फिल्मों में जब करवाया जा रहा है तो ठीक है भाई, आप कोरियोग्राफी बता दो, तो वो तो काइंड ऑफ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हाथ ठहरे, ये वो सब कर लेते हैं, प्रैक्टिस करके कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मैं आपके इंटरव्यूज पढ़ रहा था जहां पे आप सिनेमा की बात कर रहे थे, आजकल का जो सिनेमा है जो चल रहा है उसकी बात कर रहे थे। आपको जब आप ग्रो अप कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि जब भी कोई हीरो बनना चाहता है, इंडस्ट्री में आना चाहता है, वो वही देख के बड़ा हुआ है, खासतौर से हमारी जनरेशन, जहां हम बच्चन साहब को देख रहे हैं, धर्म जी को देख रहे हैं या बाकी एक्टर्स को देख रहे हैं, और हम उसी तरह का सिनेमा हम करना चाहते हैं। पर्सनली जब आप बड़े हो रहे थे,
किस किस स्टेज पे आपका टेस्ट बदला? जब आप गांव में थे उस वक्त आपका सिनेमा पसंदीदा कौन सा था? जब आप एनएसडी में आए तो कौन सा पसंदीदा सिनेमा हुआ? आई थिंक मैं जब अपने गांव में था 10th में क्या आई थिंक 12th में था मैं, तो मैंने फिल्म देखी एक डॉक्टर की मौत। क्या बात है। तो उसमें पंकज जी का एक डायलॉग था और उस डायलॉग ने मेरी लाइफ बदल दी। डायलॉग ये था कि ये जो कायनात है, इसमें जो ये जो यूनिवर्स है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये यूनिवर्स हमें चैलेंज करता है कि जो इसकी मिस्ट्री है उसको जानो। कुछ लोग आते हैं इस दुनिया में जो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसमें से मैं एक हूँ। ये पंकज जी का डायलॉग था उसमें और उस डायलॉग ने मेरी लाइफ बदल दी। कैसे? मैंने ये सोचा कि यार हम लोग वाकई किसी एक पर्पस के लिए आते हैं इस दुनिया में, रैंडम नहीं आते। कोई ना कोई एक खास चीज ऊपर वाला दे के भेजता है आपको, वो आपको जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग पहचान लेते हैं, जैसे आइंस्टाइन है, ये हो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट, फिलोसोफर और मेडिसिन में ये सब लोग। तो ये जो सारी चीजें हैं मुझे थोड़ा फैसिनेटिंग किया इन सब चीजों ने। तो मैंने डिसाइड किया मैं जो भी काम करूंगा इसके बाद तो एक पर्पस होगा उसका, एक डिस्कवरी होगी उसकी। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट माई सेल्फ ऑल्सो एट द सेम टाइम। ये मैंने डिसाइड किया। आपकी एक्चुअली मेरे ख्याल में शुरुआत ही अच्छी हुई कि आपने नहीं, क्योंकि जनरली उस दौर में जो भी आदमी सिनेमा देखता है वो लार्जर देन लाइफ सिनेमा देख के वो ड्रीम देखता है। मेरे साथ प्रशांत क्या हुआ ना, मैं शुरू में दादा कोड़के का सिनेमा देख रहा था मैं। अच्छा। फिर मैं एनएसडी चला गया, वहां डायरेक्ट वर्ल्ड सिनेमा देखने लगा, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स होता है, उसमें गोदाद, फेल्मी और ये वो सब, विक्टोरिया डीसी का, इस तरह की उनकी फिल्में दिखाई जाने लगी। और मुझे फिर मेरा जो टाइम था वो मैं भूल गया और ये टाइम मेरा शुरू हो गया, तो वर्ल्ड सिनेमा से मेरी वाकफियत हुई वहाँ पे। तो फाइनली उसके बाद मैंने फिर उसी तरह का सिनेमा को प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी, उसी तरह से देखने लगा मैं सिनेमा। सिनेमा आप देखते हैं, इंडस्ट्री में आप आते हैं, ये सवाल मैंने और भी एक दो लोगों से पूछा है, बट यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा दूसरा है कि खुद को करप्ट होने से बचाना। करप्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं। करप्ट में ये भी आता है कि इस ग्लैमरस दुनिया में अपने आप को सादा रखना वो कितना मुश्किल है। करप्ट में ये भी आता है कि 300 करोड़ और 200 करोड़ के चक्कर में ना फंसना। और करप्ट में ये भी आता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस या मतलब ना देखें, है ना। वो कितना मुश्किल है इन तीनों तरह से बचाना। मैंने जैसे बताया कि एक पर्पस होता है लाइफ का, अगर आपने डिसाइड कर लिया और वो उस पर बिलीफ है आपका, तो डेफिनेटली आप तीनों चीज़ों से बचते चले जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में जो सोचा था कि मुझे इस तरह का काम करना है, अपने अंदर के कैरेक्टर को अपने कहते हैं ना कि आप ही के अंदर सब कुछ होता है, पूरा ब्रह्मांड आप ही के अंदर है। 1000 इंसान आपके अंदर हैं, तो उन हजारों इंसानों को कैसे टैप करेंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे मंटो भी आप ही के अंदर है, ठाकरे भी आपके अंदर है, हीरोपंती का जो ये लैला है ये भी आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। जरूरत है कि उसको कब निकालने की जरूरत पड़ रही है, जेब से कब कौन सा नोट निकाल रहा है, हाँ निकाल 500 का निकाल रहा है। ये अगर ये रहेगा, क्लैरिटी ये रहेगी, तो आप इन तीनों चीजों से ऑनेस्टी के साथ और ट्रूथफुली अगर ये चीज है आपके अंदर, तो आप बचते चले जाएंगे इन सब चीजों से, ऐसा मुझे लगता है। जैसा मैं कह रहा था कि 300 करोड़ 200 करोड़, क्या लगता है आपको कि मूड ऑफ द नेशन किसी सिनेमा के लिए, किसी सिनेमा के हिट होने के पीछे कितना बड़ा कारण हो सकता है? हाँ, डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ जब एंशिएंट टाइम में जब प्लेज लिखे जाते थे, तो भास बहुत बड़े राइटर थे उस वक्त पे, उन्होंने बोला था कि सिनेमा जो है, वो थिएटर जो है या प्लेज जो है, नाटक देश काल को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। और आज जो सिनेमा हिट हो रहा है, मेरे ख्याल से वो देश की मनः स्थिति को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है और हिट भी हो रहा है, चल भी रहा है। तो इस वक्त देश की स्थिति यही है कि इस तरह का सिनेमा हिट हो रहा है, तो वो अच्छी बात है, इज गुड जी। और जो हिट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम दक्षिण के सिनेमा की हम बात कर रहे थे, जिसको आजकल पैन इंडिया सिनेमा कहा जाता है, आपको अगर मौका मिले और आपको उधर से ऑफर आए, आप करेंगे या नहीं करेंगे? मैं तो हीरोपंती भी कर रहा हूँ, वो मसाला है, सिनेमा मास का है, वो कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो वो भी अगर आपको मिलता तो आप करेंगे उस तरह? हाँ, क्योंकि मैं मेरा इसलिए भी है, करता मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे उसमें इन्हांस करने का मौका मिलता है। एक अलग फॉर्म है ये जी। जैसे हम लोग नाटकों में करते हैं, अलग अलग फॉर्म में नाटक करते थे हम लोग। जैसे मोलियर का है, शेक्सपियर का है, एंटोन चेखव के प्लेस होते थे, फोक प्ले होते थे, जो लोक नाटक होते थे, वो
या पारसी थिएटर होता था। तो इस तरह के अलग अलग फॉर्म के नाटक हो, तो मेरे लिए एक फॉर्म है ये। राइट। सो नवाज जैसे कह रहे हैं उनके लिए फॉर्म है, सिनेमा हो चाहे थिएटर आपने किया है, ट्रेनिंग कमाल की है, तो सिनेमा भी वैसे ही है, हर तरह का सिनेमा वो करना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पॉटलाइट में। आज हम बात कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। उनकी फिल्म आ रही है हीरोपंती 2 और लैला का किरदार वो उसमें निभा रहे हैं, और हमने बहुत सारी बातें की हैं इस दौरान इंटरव्यू का फर्स्ट पार्ट था उसमें। सेकेंड चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक अच्छा खासा करियर आपका इंडस्ट्री में हो गया, और सबसे अच्छी बात यह है आप हर तरह का सिनेमा कर रहे हैं। OTT पे भी आपका सिनेमा है जो कंटेंट बेस्ड है, आप हीरोपंती 2 भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने साल गुजारने के बाद कोई ऐसी चीज है जिसको जो आपको फ्रस्ट्रेट करती हो कि यार ये क्यों नहीं बदल रहा है? नहीं, पर्सनली मुझे क्या फ्रस्ट्रेट करेगी कोई भी चीज़, क्योंकि मैं तो जो चाह रहा था वही कर रहा हूँ। मैं तो जिस तरह का सिनेमा करना चाह रहा हूँ उस तरह का कर रहा हूँ, है ना। भले बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, लेकिन मैं अभी भी कर पाता हूँ। थैंक गॉड, थैंक्स टू इंडस्ट्री कि वो मुझे इस तरह का सिनेमा प्रोवाइड कर रही है जिस तरीका मैं चाहता था, और उसके अलावा भी ऑप्शंस भी दे रही है। तो मेरे से अच्छी स्थिति में कौन होगा? मुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का, इंडस्ट्री वालों का। जैसे मैं कह रहा था, ट्रेंड एक्टर के लिए बहुत बहुत आसान होती हैं चीजें, बट कई बार कुछ ऐसा या एक आध बार कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा कैरेक्टर जिसने आपको परेशान कर दिया हो, जो क्रैक ही ना हो रहा हो, काफी टाइम लगा हो क्रैक होने में? बहुत बार होता है, एक बार नहीं, बहुत बार होता है। कोई एग्जाम्पल आप दे पाएंगे कि ऐसा जो जिसने आपको रोक दिया, मतलब जिसने आपको परेशान कर दिया, ऐसा कोई कैरेक्टर? मंटू था, रमन राघव, स्पेशली रमन राघव का जो कैरेक्टर था, उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। कभी कभी अगर मैं नॉर्मल हो के वो करता था, वो बात नहीं बनती थी। एक मेरे को ना, मुझे एक एबनॉर्मल स्टेट में जाना, माइंड सेट में जाना पड़ता था, जहाँ पे चीज़ें तो कहते हैं ना, एब्सर्डिटी जितनी एब्सर्ड होगा उतनी हार्डकोर रियलिटी होती है उसके पीछे। एक्चुअली रियलिटी, हार्डकोर रियलिटी ही एब्सर्डिटी है। तो सामने से कुछ और बोल रहा है लेकिन अंदर उसके कुछ और चल रहा है। तो वो कभी कभी क्या होता, मैं बहुत थक जाता था, तो थक के मैंने सोचा था चलो इस फिल्म को ऐसे निकाल देता हूँ, लेकिन वो खुद को गिल्ट फील होता था, गवारा नहीं होता था वो। आपको कहीं लगता है कि जो OTT अभी जितना भी चीजें आ रही हैं, कंटेंट, लोग कहते हैं कि एक्टर्स को और डायरेक्टर्स को और फिल्म मेकर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वहां पे भी अब वही भेड़चाल होनी शुरू हो गई है जो सिनेमा हॉल्स पे होती है? हाँ, ऑफकोर्स वहाँ पे जो शुरुआत बहुत अच्छी चीज़ के लिए हुई थी। आई थिंक OTT के फायदे बहुत हैं, क्योंकि अगर आपकी पिक्चर OTT पे चली जाती है तो वो हमेशा देखने के लिए हो जाती है। वो कितने साल का लाइसेंस मिले उतने साल तक आप उसको देख सकते हैं। एक अच्छा है, एक आर्कीव्स बना के रखता है, वो बढ़िया है। बट यू नो, अब जो है, जैसे आप कह रहे हैं, शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी, अच्छी चीज़ों के लिए हुई थी, बट अब तो वाकई भेड़ चालू हुई है। जी, वेब सीरीज की स्पेशली, नॉट फिल्म्स, बट वेब सीरीज की स्पेशली भेड़ चालू हुई है। बट फिल्म्स भी अगर हम बात करें कि जो फिल्में करेक्ट जो फिल्में 300, 500, 600 करोड़ कर रहे हैं, मुझे लग रहा है OTTs भी उनके पीछे भागते होंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब जो सिनेमा हॉल में नहीं देख रहे जिस पिक्चर को, वो OTT पे क्यों देखेगा जाके, क्योंकि जहां तो आप, वहां तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। अब थोड़े से मैं सवाल आपसे छोटे छोटे वो पूछूंगा कि ऐसा विलेन जो सबसे ज्यादा स्टाइलिश लगा हो आपके, जब से आपने सिनेमा देखना शुरू किया है, सिनेमा में आए? स्टाइलिश विलेन, प्राण मधुमती में जो थे। ओके, ऐसा एक्टर इंडस्ट्री में जो आपको लगा हो कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ है और ऐसा होना मुश्किल है इस इंडस्ट्री में रहने के बाद? एक्टर की बात करें, स्टार टाइगर श्रॉफ। नहीं, आपने सही नाम लिया। हाँ। वो है ऐसा स्टार जिसने आपको आपकी लाइफ का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हो? शाहरुख खान। वो फिल्म जिसको लेके आप आज भी प्राउड फील करते हैं? मेरी एक्चुअली फोटोग्राफ। गुड चॉइस। ये कुछ एक्टर्स, इनकी कौन सी क्वालिटी आप चुराना चाहेंगे? टाइगर, डांस, सलमान, एटीट्यूड, ऑनेस्टी, शाहरुख, चार्म, ऑन स्टेज, रणवीर सिंह, जो गिरगिट की तरह जो कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, वो क्वालिटी मुझे आई थिंक एनर्जी भी है। एनर्जी भी, एनर्जी, हाँ हाँ। और रणबीर, आई थिंक वो बहुत कूलनेस में एक एटीट्यूड है उसका, स्वैग का, हाँ स्वैग है उसका, वो बहुत पसंद है मुझे। आमिर खान, सिनेमा को देखने का जो नज़रिया है, वो इंटरप्रिटेशन है जो है उनका, वो बहुत अमेजिंग है। एज ए फिल्म मेकर अमेजिंग है। आखिरी चीज,
आप ट्रेंड एक्टर हैं, लेकिन वो एक्टर जो ट्रेंड नहीं है और आप जब उसको देखते हो तो आप सोचते हो कैसा कर लेता है। ही इज एट पार विद गुड एक्टर्स और जो कमाल के एक्टर्स हैं। दादा कोडके। क्या बात, ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे ये आंसर, बट आपने जो बोला उनका सिनेमा जितना लोगों ने देखा है, जो वो एंटरटेनमेंट करते हैं, उसके अलावा मेरे ख्याल में जो उनका मैसेज भी कुछ ना कुछ मैसेज होता था उस फिल्म में, उनके नहीं रहे वो अब। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और एक बार मैं फिर से बोलूंगा कि हीरोपंती 2 के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।